जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और दोस्तों, T20 टेस्ट सीरीज में आपको भाग लेना है तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज होती है। आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों प्ले स्टोर से, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर दोस्तों आपको ये T20 टेस्ट सीरीज जो सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार, ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जो इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो दोस्तों आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एक बार, ठीक है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो हिंदी साहित्य का कोर्स है, हिंदी साहित्य का ये जो कोर्स है दोस्तों, ये 1099 का आपके लिए 4 तारीख तक ऑफर है, मात्र 4 जून तक, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ लेते हुए आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों 1 साल तक ये 1099 में वैलिड रहेगा कोर्स, जिसमें टिरकी वीडियो, साप्ताहिक टेस्ट, लाइव क्लास, विस्तृत अध्ययन, डाउट्स क्लियर, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही ग्रुप डिस्कशन भी आपको मिलने वाला है ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, काशी का है तो काशी का क्या है। यहां तक कल अपन ने पढ़ा था और आपको यहां पर काशी का बताना है। काशी का क्या है, काशी का क्या है। पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, या फिर दोस्तों पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, या भर्तृहरि कृत वाक्पदीय की टीका है। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे, इसमें आपको बताना है। उत्तर सभी लोग बताएंगे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए, चयन करिए आप लोग, काशी का क्या है। एक बार लाइक जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। और काशी का अगर आपसे पूछा गया तो आपको पहले से पता है कि सर पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, अष्टाध्यायी की टीका है क्या, काशी का, काशी का, ठीक है। टीका यानी कि सिर नंबर आपका बिल्कुल सही है। काशी का अष्टाध्यायी पर दोस्तों जयादित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है, इसको याद रखेंगे। 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य और अंतिम 3 अध्याय दोस्तों वामन द्वारा विरचित हैं। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है, ये परिभाषा किसने दी है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 106 सभी लोगों को बताना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। सप्ताह में 2 बार आपकी 2020 टेस्ट सीरीज होती है ना, बिल्कुल फ्री में होती है, वो आप बिल्कुल ऐप में जाकर के फ्री दे सकते हैं, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम के प्रवर्तक कौन है, ये अगर आपसे पूछा गया है तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। आचार्य पंडित राज ने अपनी पुस्तक कौन सी, रस गंगाधर में दोस्तों काव्य की परिभाषा दी है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। ये रमणीयार्थ है ना, इसको याद रख लेंगे पंडित जगन्नाथ की। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत आपको बताना है दोस्तों। 107 में शंकुक का सिद्धांत कौन सा है, इन क्वेश्चनों को अपन ने दोस्तों चयन किया था और शंकुक के सिद्धांत को पढ़ा था, तो आपको 107 का उत्तर चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। भरत के रस सूत्र, भरत मुनि को आप जानते हैं दोस्तों, और रस भी आपने पढ़े हैं। रस सूत्र सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, रस संप्रदाय, है ना। और यहां पर शंकुक का जो सिद्धांत कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनुमतिवाद। और मैंने कई बार आपको बताया कि हम शंख बजा के अनुमति लेते हैं, शंख बजा के अनुमति, तो अनुमतिवाद के शंकुक, ठीक है। भरत मुनि के रससूत्र के दोस्तों, इन्होंने रससूत्र जो दिया था, विभावा अनुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। व्याभिचारी, व्याभिचारी मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। व्याभिचारी भाव है ना दोस्तों, क्या होता है इसे, और इसका अन्य और नाम क्या है, व्याभिचारी भाव का अन्य दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर
वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? प्रश्न क्रमांक 108 में आपको बताना है 108 में, और व्याभिचारी भाव का एक अन्य नाम क्या है ना, किस नाम से इसे जाना जाता है वो भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी कि दोस्तों है ना, काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को स्वीकार करने वाले जो हैं वो कौन है? कुंतक। क्योंकि ये वक्रोक्ति संप्रदाय के क्या माने जाते हैं दोस्तों? प्रवर्तक माने जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं। इनको याद रखेंगे। अब यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आचार्य कुंतक के बारे में अपन ने पढ़ा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है ना, और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों। ठीक है, इसको याद रख लेना। दंडी, मम्मट, विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है ना। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह है। रीति के दोस्तों आचार्य वामन है। ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आनंद वर्धन है। औचित्य संप्रदाय के कौन है? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इनको भी अपन को धीरे धीरे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंतजार कर रहा है और वो ये है, मम्मट की रचना कौन सी है? आसान क्वेश्चन, सरल प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार या फिर काव्य प्रकाश? यानी कि 109 का उत्तर आपको बताना है। बताइए सभी लोग, बताइए आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? मम्मट की रचना कौन सी मानी जाती है? मम्मट की रचना, बहुत बढ़िया, संचारी भाव। व्याभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है, याद रख लेना। व्याभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव। ठीक है, और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। और मम्मट की रचना आपको बताना है, और वो रचना है दोस्तों काव्य प्रकाश। बोले हमारा भी काव्य में प्रकाश करती है कौन? मम्मा, यानी कि मम्मट। यहां पर देखो, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महेम भट्ट, काव्य अलंकार आचार्य दोस्तों भामा है, और रुद्रट की ये भी मानी जाती है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है, जल्दी से बताना है। हां, प्रश्न क्रमांक 110 का उत्तर आपको चयन करना है। कुछ क्वेश्चन इसमें से हो गए थे आपके कल। ठीक है, बताइए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न क्रमांक 110 में, 110 में रिपीट हो जाते तो भी आप कोई बात नहीं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 110 का आंसर आपको चयन करना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बताना है, और उत्तर चला जाता है। बोले सर भामह है, अलंकार संप्रदाय भामह है, रस संप्रदाय भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, और दोस्तों रीति संप्रदाय आचार्य वामन का है। ठीक है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है तो किसने की है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है, ये आपको बताना है। आज का स्टार्ट जल्दी से बताओ। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है तो किसने की? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने, या फिर दोस्तों पाणिनि ने? नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान किसने की है? प्रश्न क्रमांक 111। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और उत्तर चला जाता है भरत मुनि। उत्तर चला जाता है भरत मुनि, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। भरत मुनि की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, है ना। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से दोस्तों रस लेकर 5वें वेद के रूप में नाट्यशास्त्र या नाट्यवेद की रचना की, है ना। इसको याद रख लेना। सुख खात्म कोरसह कहने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है दोस्तों? सुख दुखात्मक कोरसह, सुख दुखात्मक कोरसह, ये आपको बताना है। ये कहने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? सुख दुखात्म कोरसह
ये जो कहने वाले जो आचार हैं वो आचार कौन है 112 में, और वो आचार हैं दोस्तों कौन, रामचंद्र गुणचंद्र। कौन है, रामचंद्र गुणचंद्र, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर रामचंद्र गुणचंद्र हो जाएंगे। कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, समीक्षा पद्धति, संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है, रस, ध्वनि, अलंकार या फिर शैली विज्ञान, इनमें से आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 113 का आंसर सभी लोग बताएंगे दोस्तों, है ना। और कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, 113 में आपको चयन करना है। और बिल्कुल सही आंसर, संस्कृत समीक्षा पद्धति से तो रस तो है, ध्वनि भी है, अलंकार भी है, कौन नहीं है, कौन नहीं है रामूरज जी, शैली विज्ञान। कौन सा नहीं है, शैली विज्ञान नहीं है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, शैली विज्ञान नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या मानी है। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन पीजीटी 2 यूपी पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 114 का आंसर आपको बताना है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, और सभी लोगों ने बता दिया। बोले सर भरत मुनि की अगर बात करते हो तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है कितनी, 10 मानी है। बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10 नंबर आपका राइट आंसर। यहां पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। इन्होंने 10 गुण कौन कौन से माने वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, है ना। श्लेष प्रसाद समाधि माधुर ओज पद सुकुमारता अर्थ शक्ति उदारता कांति। आचार्य दंडी ने भी भरत के अनुसार दोस्तों 10 गुण ही माना। तो भरत मुनि और दंडी ने 10 गुण ही माने हैं, इनको याद रख लेना। और विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य ने दिया है दोस्तों, 115 में किस आचार्य ने दिया, भट्ट लोलट ने, आचार्य भरत मुनि, अभिनव गुप्त या फिर भट्ट नायक ने। इतना अध्ययन आपका हो चुका है दोस्तों, तो अब ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सरल लगने लगे हैं, है ना। इतना क्वेश्चन आपका बढ़ गया, इतना अध्ययन आपका बढ़ गया है। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये सूत्र किस आचार्य का है, किस आचार्य का है, और वो आचार्य कौन है, वो आचार्य है दोस्तों कौन, भरत मुनि। वो आचार्य कौन है, भरत मुनि, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, भरत मुनि आपका राइट आंसर है। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में दोस्तों रखा है। कौन सी अध्याय में, 6ठे अध्याय में रखा है। और इसका अर्थ है विभाव अनुभाव संचारी भाव, है ना, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ना। ये आपको याद रख लेना। कौन सी अध्याय में रखा है ये सूत्र, 6ठे अध्याय में रखा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य दोस्तों, अर्थबोध कराने के संबंध में आपको बताना। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है, आश्रित होती है, या फिर अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या फिर दोस्तों लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, पढ़ा है, देव कवि की एक पंक्ति पढ़ी है दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना है कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां काय पर आश्रित होती हैं, काय पर आश्रित होती हैं दोस्तों, अभिधा पर आश्रित होती हैं, है ना। यहां पर आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिधा पर आश्रित होती हैं, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। संकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं दोस्तों। शब्द की शक्तियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं दोस्तों, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना। अभिधा से दोस्तों शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से दोस्तों मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, तथा दोस्तों व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। यहां पर आपको बताना है कि जब द्रास बटाल एक टाइगर हिल की समीप लगी गरजने,
है ना, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, और तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता, है ना। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण दोस्तों आपने पढ़े हैं, है ना। वैसे अगर माने आनंद वर्धन ने 3 काव्य गुण माने हैं, कौन? माधुर, ओज और प्रसाद, ये 3 काव्य गुण माने दोस्तों आनंद वर्धन ने, आपने पढ़ा होगा, है ना। और यहां पर एक पंक्ति आपको दी गई है दोस्तों, इस पंक्ति में आपको बताना कि कौन सा काव्य गुण है। काव्य गुण आप लोग पढ़ते हैं, और काव्य गुण जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर उत्तर चला जाता है क्या? ओज। ओज यानी कि आपका जो बी नंबर है ओज, वो बिल्कुल सही है ना। बी नंबर ओज आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उक्त पद्यांश में दोस्तों ओज काव्य गुण समाहित है, और ओज का काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप्ति लाने वाला होता है। ठीक है, इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र तथा बीभत्स रसों में प्रयुक्त होता है। ओज का होता है, ओज आप पढ़ते हैं, है ना। अब यहां पर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंकड़ क्वणित रणित नुपुरते हिलते थे छाती पर हार, है ना। मुकरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन, है ना। पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातर ताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काव्य दोष कौन सा लक्षित हो रहा है? यहां पर ये दोस्तों काव्य दोष आपको बताना है। ये आपकी पंक्ति रही, काव्य दोष को आपको चयन करना है। काव्य दोष आपने पढ़े हैं, भरत मुनि ने 10 दोष माने हैं और 10 गुण माने हैं दोस्तों, 10 दोष और 10 गुण, और अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के दोष माने। मुखरितता कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, है ना। यहां पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा दोष है, कौन सा दोष है, और यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है च्युत संस्कृति दोष। कौन सा है? च्युत संस्कृति दोष है। डी नंबर आपका सही है। प्रश्न, गत पंक्तियों में च्युत संस्कृति दोष लक्षित होता है जो सर्वदा रस के अपकर्षक होते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है, और च्युत संस्कारादि दोष काव्य के नित्य दोष माने गए हैं। ये आपको याद करना है। काव्यादर्श के रचनाकार निम्न में से कौन है दोस्तों? काव्यादर्श के रचनाकार आपको चयन करना है। माघ है, भास है, भवभूति या फिर दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, काव्यादर्श के दोस्तों रचनाकार कौन है? काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? और एक क्वेश्चन कई बार अपन पढ़ चुके हैं और कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राम मूरत जी। ठीक है, और आपको पता है, बोले काव्य का आदर्श क्या होना चाहिए? काव्य का आदर्श, बोले आदर्श काव्य को दंड नहीं मिलना चाहिए। काव्य आदर्श है तो आदर्श काव्य को दंड नहीं मिलना चाहिए। बोले सर क्या नहीं मिलना चाहिए? आदर्श काव्य को बोले दंड नहीं मिलना चाहिए, तो दंडी यानी कि डी नंबर। ये काव्य आदर्श के लेखक कौन हो जाएंगे? दंडी महोदय हो जाएंगे, दंडी महोदय, है ना। काव्य आदर्श दोस्तों महाकवि दंडी की रचना है, और काव्य आदर्श दंडी की परिपक्वावस्था की कृति है ना। महाकवि दंडी की अन्य रचनाएं दोस्तों 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, है ना, छंदो विरचित, और दोस्तों द्विसंधान काव्य है, और महाकवि माघ की रचनाएं हैं शिशुपाल बधम, है ना, भास, और भास की दोस्तों स्वप्न बासव दत्तम तथा प्रतिज्ञा योगंधरायणम दोस्तों, और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। इनको भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है भवभूति, है ना। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि ये जो परिभाषा दी है सत्यार्थे पृथग रार्थ्या, है ना, स्वरव्यंजन संहिते क्रमेण तेनई बाब्रतीर्यमंक्यम विनिगद्धते, है ना। इसको ये जो परिभाषा है दोस्तों, ये परिभाषा आपको बताना है कि ये परिभाषा, है ना, यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, ये आपको बताना है दोस्तों, है ना। जल्दी से बताना है आपको। सत्य अर्थे, है ना, पृथग यार्थयाय स्वर व्यंजन संहिते, आपको ये परिभाषा चयन करना है दोस्तों।
क्रमेण तेनई बावृत्ति इरे मयंकम विनिगद्धते। यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे, और उत्तर है दोस्तों ये विश्वनाथ। क्या है? विश्वनाथ, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वनाथ आपका राइट आंसर है। विश्वनाथ साहब ने दोस्तों यमक की परिभाषा दी है, इस परिभाषा को आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, है ना। तृतीय मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यास। आपको यहां बताना है कि ये कथन किसका है। ये कथन किसका है? 121 का। 121 का ये कथन किसका माना जाता है? हाँ, बिल्कुल 121 का आंसर सभी लोग बताएंगे, सभी को आंसर बताना है। 121 में भामह, मम्मट, रुद्रट या फिर जयदेव। 121 में, और 121 का आंसर चला जाता है दोस्तों, क्या चला जाता है? ये रुद्रट साहब ने दी है। किसने दी है? रुद्रट साहब ने, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये रुद्रट ने दी है, ठीक है। बी नंबर आपका रुद्रट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। यहां पर आओ, यहां पर आ जा, है ना। तृतीय मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, है ना। ये कथन किसका है आपसे पूछा गया, तो ये कथन है दोस्तों रुद्रट का। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे, ये आपको पढ़ना है। और इनका समय दोस्तों 9वीं सदी पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है। और रुद्रट के ग्रंथ का नाम कौन सा है? काव्यालंकार, जिसमें 16 अध्याय एवं 734 श्लोक हैं। इनको याद रख लेना, ठीक है। और दोस्तों आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। जयदेव का ग्रंथ गीत गोविंद चंद्रालोक है। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको बताना सट्टक क्या है। सट्टक क्या है? 122 का सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है, या एक प्रकार का गीत है? एक प्रकार का गीत। सट्टक क्या है? सट्टक, सट्टक सभी लोग बताना। कल्पना जी सट्टक क्या है? बोले सर सटक, है ना, पानी वाली सटक है। बोले सर, है ना। ये बोले सट्टक ये नाटक है ना। बोले सटक का नाटक तो रोज करते सर, पानी भरने के लिए। सट्टक एक प्रकार का ये नाटक है दोस्तों, सी नंबर, है ना। सट्टक एक प्रकार का नाटक रूपक होता है दोस्तों, और इसकी भाषा प्राकृत होती है ना। इस प्रकार से आपको बताना है। अब आपको बताना है दोस्तों, रसाप कर्ष का दोसा है, उक्ति किस आचार्य की है? प्रश्न क्रमांक 123 में आपको चयन करना है ना। रसाप कर्ष का दोसा है, उक्ति किस आचार्य की है? वामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की, या फिर भरत मुनि की? ये परिभाषा आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, 123 का उत्तर बताएं। 123 में आपको चयन करना। रसाप कर्ष का दोसा है, ये उक्ति किस आचार्य की है? और ये आचार आपसे पूछा गया, तो आचार में आपका उत्तर चला जाता है कि ये आचार हैं दोस्तों अपने विश्वनाथ, यानी कि बी नंबर। विश्वनाथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट है। विश्वनाथ इसके अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं, और दोस्तों मम्मट के अनुसार रस के अपकर्ष के कारण को दोष कहते हैं। इनको आपको याद रख लेना है। कीरति भनत भूत भली सोई, स्वर सरिसा में सब कहे हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? 124 का आंसर आपको बताना है। 124 में कीरत भनति भूत भली सोई, सुर सरिसम सब कहे हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया? किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया इन्होंने? 124 का, और 124 में आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर स्वर सरिसम सब कहे हित होई। इसमें दोस्तों लोकमंगल यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, लोकमंगल, ठीक है। लोकमंगल आपका राइट आंसर है। कीरत भनति दोस्तों ऐसा गुण भक्ति सागा के अद्वितीय संत तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने लोकमंगल की भावना की है और सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके
तुलसीदास ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को इन्होंने महत्व दिया है, इनको अपन को याद करना है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? बहुत बढ़िया है दोस्तों, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य अलंकार है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, या फिर दोस्तों जल्दी से बताएं। एक 125 और 125 का आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 125 में? सी नंबर, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति यानी सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है दोस्तों, और रीति संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। इसको याद रखना। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, ये आपको चयन करना। वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है बताइए? वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, या फिर प्रकरण वक्रता? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? और वक्रोक्ति का भेद नहीं है तो कौन सा भेद नहीं है? वो आपका राइट आंसर है उक्ति विन्यास वक्रता। कौन सा नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का कोई भेद नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया है ना? ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, इसको याद रख लेना। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का कोई भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति 6 भेद माने हैं। ठीक है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, ठीक है, पद परार्ध वक्रता, ये भी आपको याद रख लेना है, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता, ठीक है, और प्रबंध वक्रता। ये 6 प्रकार की दोस्तों वक्रोक्ति के भेद माने हैं, और ये आपको याद रख लेना। एक क्वेश्चन आता ही है वक्रोक्ति के भेदों से संबंधित, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है दोस्तों। तो वक्रोक्ति के भेद आपको पता होनी चाहिए, है ना? चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, बेहलदर के वीर, है ना? यहां पर उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? चिरंजीवी जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, बेहलदर के वीर, ये आपको बताना है। 127 127 में आपका राइट आंसर कौन सी दोस्तों शब्द शक्ति है? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? और उत्तर सीधा सीधा चला जाता है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। कौन सी है दोस्तों? व्यंजना। और सी नंबर, उपर्युक्त दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ का क्या होता है दोस्तों? बोध होता है ना? व्यंजना शब्द शक्ति के भेद भी कई बार पूछे गए हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद भी अपन को पढ़ना है ना? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सरल परिभाषा आपको दी गई है। ये परिभाषा किसने दी है? जल्दी से आपको बताना है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते जाना है दोस्तों, है ना? अब आपको यहां पर चयन करना है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, परिभाषा किसने दी है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर आपका राइट आंसर चला जाएगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है दोस्तों। ये नंबर आपका एक की तरफ उत्तर बिल्कुल सही चला जाता है। ठीक है, ये नंबर सही हो जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य रचना ही काव्य है ना दोस्तों? यह उक्ति साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। रसात्मक वाक्य का आशय स्पष्ट करते हुए उनका मंतव्य है कि जिसका आत्म तत्व रस होता है उस वाक्य को रसात्मक का वाक्य कहते हैं, है ना? बिना रस के
कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है दोस्तों? है ना, प्रसन्नता संयुक्त ध्वनि है ना, या फिर यहां पर दोस्तों संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है आपको बताना है। और सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों, है ना, ये आपको याद रखना है कि ये है दोस्तों युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है ना, ये आपका सी नंबर सही है। प्रसन्नता शब्द युग्मक ध्वनि है और यह ध्वनि वहां होती है दोस्तों जहां किसी शब्द में एक ध्वनि वर्ण का द्वित्व होता है, जैसे प्रसन्नता, है ना, अक्षुण्णता, उत्फुल्ल, है ना, दिक्कत आदि शब्दों में दो ध्वनियों का दर्शन हो रहा है। अतः ये सभी ध्वनियां कैसी हैं? युग्मक ध्वनियां हैं, युग्मक ध्वनियां। तो यहां पर आपने दोस्तों क्या पढ़ा? प्रसन्नता, और यहां पर द्वित्व दोस्तों, है ना, है, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? युग्मक ध्वनियां हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। ठीक है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किसको 34वां संचारी भाव कहा है? छल को, स्मृति को, पुलक को, या फिर रोमांच को? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 130 का उत्तर आपको बताना, 130 का। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? ये उत्तर आप बताएंगे दोस्तों। और सभी लोगों को लगभग पता है कि ये आपका उत्तर हो जाएगा छल, है ना। छल तो लगभग सभी को पता है। आचार्य देव और देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। संचारी भाव कितने होते हैं दोस्तों? 33, लेकिन 33 में से 34वां प्लस 1 34वां जो संचारी भाव देव छल माना किसने? देव ने, है ना। तो यहां पर आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा। इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रीतिकालीन आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त था। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं है, क्योंकि छल का अंतर्भाव अभिहितता नामक संचारी भाव में होता जाता है। देव ने भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, रसानंद लहरी, सुजान विनोद, काव्य रसायन, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इनको आपको याद रखना है। यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, है ना, अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? प्रश्न क्रमांक 131 में कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? और सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, उत्तर आपका बिल्कुल सही है, व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी? व्यंजना। ठीक है, प्रश्न में दी गई पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है दोस्तों। अविदा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध हो कराने वाली जो शक्ति है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आचार्य विश्वनाथ और मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद माने हैं दोस्तों, है ना, अविदा मूलक और लक्षणा मूलक। इन्होंने दो भेद माने हैं व्यंजना के। बाधा तथा विधु को किसने इन काली जंजीरों से, है ना, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? बाधा तथा विधु को किसने बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। आपको बताना है कि प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। बहुत बढ़िया कुरैशी जी, 132 का उत्तर आपको चयन करना है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? और ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? साथियों, ऐप को जरूर डाउनलोड करें, है ना। और कल दोस्तों आपका टेस्ट होगा T20 सीरीज वाला, जो कि बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। सप्ताह में 2 बार होंगे, है ना। यहां पर आपका लक्षणा से होगा दोस्तों, लक्षणा से, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, लक्षणा बी नंबर, है ना। संप्रति निर्दिष्ट पंक्ति में चंद्र तथा मुकेश की बीड़ी एवं जंजीर के बीच एक सदस्य साम्यता प्रतीत होती है,
और इन शब्दों को यहां पर इसलिए पुरोहित किया गया ताकि बेड़ियों मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता दोस्तों चित्रित की जा सके। प्रस्तुत पंक्ति में लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है, इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है दोस्तों? 133 प्रश्न क्रमांक है ना। 8 बजे दोस्तों हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, उसमें भी आपको पढ़ना है इसी प्रकार से। हिंदी व्याकरण का भी बहुत अच्छे से अब अध्ययन आपका 8 बजे रेगुलर, किसी को मिस नहीं करना है ना। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन माने जाते हैं? भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन माने जाते हैं? भट्ट लोल्लट, संकोक, अभिनव गुप्त या फिर भट्ट नायक कौन माने जाते हैं भुक्तिवाद के प्रतिपादक? और बोले सर भुक्तिवाद के माने जाते हैं कौन? भट्ट नायक, यानी कि सी नंबर भुक्तिवाद का आपका बिल्कुल सही है। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य दोस्तों भट्ट नायक हैं, इनको आपको याद रख लेना। और भुक्तिवाद के भट्ट नायक है ना, उपमितिवाद या उत्पत्तिवाद के दोस्तों भट्ट लोल्लट, अनुमतिवाद के संकोक, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त। ठीक है, इनको बार बार पढ़ना है इन चीजों को, जिसमें आपको बिल्कुल पूरी पूरी रटते जाएं, है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक बताना है कौन है ना। 9:45 पर एक डाउट्स वाली क्लास आती है, उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक कौन है? उक्ति के लेखक कौन है? 134 वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक आपको बताना है। और यहां पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक आपको चयन करना। और बहुत बढ़िया आंसर आया है, और वो है आचार्य विश्वनाथ, यानी बी नंबर। बी नंबर आपका सही है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ जी ने दी है दोस्तों, कई बार पूछी गई। रमणीयार्थ प्रतिपादिका है ये दोस्तों जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ ने दी है ना। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम, और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपसे पूछा गया दोस्तों। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा तो है नहीं, है ना। विशेष उक्ति तो है नहीं, विभावना है नहीं, है ना। तो उत्तर क्या चला जाता है? उत्तर क्या चला जाता है दोस्तों? उत्तर चला जाता है आपका, उत्तर चला जाता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का आस होता है दोस्तों उल्टा, उल्टा, है ना। तो उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम, है ना। तो प्रतीप का आस होता है उल्टा, अर्थात दोस्तों विपरीत से प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय श्याम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया। जहां गुणधर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के अभाव में भी कार्य होता है, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका प्रतीप हो जाता है दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। और ये जो आपकी दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज वाली दोस्तों आपके लिए फ्री वाली जो चालू की गई सभी के लिए, ये फ्री 2020 टेस्ट सीरीज है ना, बिल्कुल फ्री ऐप आप सभी को डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, उसमें बहुत सारे टेस्ट भी पहले से उपलब्ध है, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये 2020 टेस्ट सीरीज में भी आप भाग ले सकते हैं। इसको आप दोस्तों लगा सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। और ये 2020 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए निरंतर दोस्तों लागू की गई है ना, रविवार और गुरुवार। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको याद रख लेना है ना, यहां पर याद रखना। और दोस्तों जिन भी साथियों को पेड कोर्स में एडमिशन लेना, 4 जून तक ये पेड कोर्स का ऑफर 1099 है। अलका जी, HRS हिंदी, हरिनारायण जी, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। और ममता जी, सरोज जी, रेखा जी, रश्मि जी, अनिल, लवली जी, कुबेर जी, पूजा जी, कल्पना जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है, और अध्ययन आपको जरूर करते रहना है। इसी प्रकार से बढ़ते रहें, आगे आपको अध्ययन करते रहना है ना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद सभी साथियों को, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लवली जी, सीता जी, ओमदेव, गीतिका जी, दुर्गेश, सरोज जी, रचना जी, ठीक है, कल्पना जी, अनीता जी, है ना, और दोस्तों प्रिया जी, है ना। और इसमें आप दोस्तों सही है, ये यहां पर प्रतीप नहीं है, यहां पर उपमा अलंकार है, इसको सही कर लो, है ना। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम सम श्याम, है ना। इसको आपको याद रख लेना, सम समान सरस, इस प्रकार से अगर शब्द आ जाते हैं तो उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार है, ठीक है। इसको चेक कर लो, ये उपमा अलंकार है, ठीक है। इसको आप अलग कर लो, ये उपमा अलंकार है, ठीक है, बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार है, इसको सही कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दुर्गेश, लालदास और दारसू, प्रमिला, रीना जी, पूजा, लालदास जी, रवि, कुबेर जी, डोली जी, विश्वास मलिक जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से, है ना, ठीक है, अमृता जी, पूजा जी, सोनू जी, लालदास जी, धन्यवाद सभी को, कल्पना जी, गीतिका जी, पूजा वर्मा जी, ठीक है, लवली जी, है ना, माही जी, अनीता जी, ममता जी, महेश जी, मीनाक्षी, दारसू, अभिषेक जी, बिल्कुल, अशोक जी, ठीक है, कुबेर जी, ममता, अशोक जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।